नमस्कार दोस्तों, मैं आकाश गुप्ता स्वागत करता हूं आप सभी का इजी कॉमर्स में। दोस्तों, इकोनॉमिक्स के पहले यूनिट को जो कि आपका नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स था उसको हम कंप्लीट कर चुके हैं। उस यूनिट की सभी वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप इस वीडियो को ख़त्म होने के बाद जाइए और उस वीडियो को देख करके आप नेशनल इनकम को सीखें। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूनिट 2 की, जो कि आपका मनी एंड बैंकिंग है। इस वीडियो में हम बात करेंगे 2 पॉइंट के बारे में, जो होगा आपका मुद्रा का अर्थ एवं विकास, मीनिंग एंड इवोल्यूशन ऑफ मनी, मुद्रा के रूप, फॉर्म्स ऑफ मनी। इन 2 पॉइंट को आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ ही राइट हैंड में आपका एक बेल आइकन है, उसको भी हिट कर लें ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। तो आइए दोस्तों, हम शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम जान लेते हैं मुद्रा का अर्थ क्या होता है, मीनिंग ऑफ मनी क्या होती है। एक ऐसी वस्तु जो सामान्य रूप से विनिमय के माध्यम के रूप में स्वीकार की जाती हो तो उसे मुद्रा कहते हैं। अब विनिमय का माध्यम क्या होता है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। इसका मतलब होता है अगर आप कोई भी चीज़ खरीद रहे हो या फिर आप कोई चीज़ बेच रहे हो तो खरीदने और बेचने के बीच में जो मीडियम का काम करता है, जो कनेक्टर का काम करता है, उसे हम मुद्रा यानी कि मनी कहते हैं। आप अगर कोई भी चीज़ बेचते हो तो उसके बदले में आप मनी को लेते हो, पैसे को लेते हो। अगर आप कोई भी चीज़ खरीदते हो तो खरीदने के बदले में आप पैसे को देते हो। तो इस तरीके से विनिमय के माध्यम के रूप में मुद्रा काम करती है। और सामान्य रूप से स्वीकार्य का मतलब होता है किसी देश की सीमा के भीतर अगर उसकी सरकार ने कोई मुद्रा जारी किया है तो उस देश की सीमा के भीतर वो मुद्रा सामान्य रूप से स्वीकार की जाएगी। इस तरह से हम समझते हैं मुद्रा के मतलब को। जैसे भारत में रुपया, अमेरिका में डॉलर, यूरोपीय संघ में यूरो डॉलर के बाद विश्व में सबसे ज़्यादा दूसरा प्रचलित मुद्रा है। जैसे दोस्तों, यदि 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 और 2000 के नोट या सिक्के आप किसी को भी भारत की सीमा के भीतर देंगे तो वो आपको ये नहीं कह सकता कि मैं इन चीज़ों को नहीं लूँगा, मुझे तो सिर्फ टका चाहिए। अब दोस्तों, ये टका क्या होता है, बांग्लादेशी मुद्रा को टका के नाम से जाना जाता है। अब क्योंकि दोस्तों वो व्यक्ति ऐसा क्यों नहीं कह सकता, क्योंकि आप जिस भी व्यक्ति को सिक्के या नोट दे रहे हो या फिर उससे ले रहे हो तो वो व्यक्ति कानूनन रूप से बाध्य है उनको देने या लेने के लिए, क्योंकि किसी भी देश की सीमा के भीतर उस देश की करेंसी स्वीकार्य होती है। इसलिए मुद्रा को स्वीकार करना अनिवार्य है, कानूनन स्वीकार करना पड़ता है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं आप सभी इस चीज़ को समझ चुके होंगे। अब बात करते हैं विकास की, कि मुद्रा का विकास किस किस तरीके से किया गया। थोड़ा सा पीछे चलते हैं इतिहास में। आज से करीब 800-1000 साल पहले सबसे पहले सोने के सिक्के प्रचलन में आए। हर प्रांत के राजा अपनी अपनी मोहरों के अनुसार से सोने के सिक्के बनवाते थे और उनको अपने प्रांत की सीमा में मुद्रा के तौर पर यूज़ करते थे। यदि मान लीजिए आप एक राजा हैं और आपके अधिकार में 10 गांव आते हैं, आप उन 10 गांव की सीमा के मालिक हैं, तो आप उस गांव में मीडियम ऑफ एक्सचेंज के लिए एक मुद्रा जारी करते हैं जो कि सोने का होता है और आपकी मोहर के साथ जारी होती है। वो मोहर, वो मुद्रा उस 10 गांव की सीमा के भीतर मान्य होगी। अगर उस सीमा से बाहर जाती है तो वह मान्य नहीं होगी। तो इस तरीके से सोने की मुद्रा आई, फिर चांदी के आए, फिर तांबे के आए, फिर पीतल के आए। इस तरीके से हम विकास करते हुए आज गिल्ट की मुद्रा पे आ चुके हैं। जो आप सिक्के देखते हो 1 रुपये और 2 रुपये के, ये गिल्ट एक खनिज है, उससे बनाए जाते हैं। हम कागजी नोट पर आ चुके हैं। इस तरीके से हमने विकास करा है। सोने के सिक्कों से होते हुए आज हम इलेक्ट्रॉनिक मनी पे आ चुके हैं। इलेक्ट्रॉनिक मनी का क्या होता है, आज हम ऑनलाइन पेमेंट्स करते हैं, आप यूपीआई ट्रांजैक्शंस करते हो, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इसे कार्ड मनी भी हम कह सकते हैं। सोने के सिक्कों से कार्ड मनी तक का सफ़र हमने तय किया है। दोस्तों, मुद्रा का जो विकास हुआ था वो विनिमय के माध्यम के रूप में हुआ था, परंतु जैसे जैसे समय आगे बढ़ा वैसे वैसे मुद्रा के जो कार्य थे उसमें भी परिवर्तन आने लगा। जैसे मूल्य के संचय,
विनिमय का माध्यम तो था ही, साथ में मूल्य के संचय। आप अब मुद्रा को सेविंग के तौर पर भी यूज कर सकते थे, आप मुद्रा की बचत अब कर सकते थे। दूसरा, मूल्य के मापदंड। मुद्रा के आने के कारण हर चीज की एक वैल्यू डिसाइड हो गई। जिस फोन से शूट हो रही है उस फोन की एक पर्टिकुलर प्राइस डिसाइड हो गई। जो आप बुक्स पढ़ते हैं उस बुक की कोई भी एक निर्धारित कीमत डिसाइड हो गई। तो इस तरीके से मुद्रा के आगमन के बाद हर वस्तु की एक कीमत डिसाइड हो गई, जिसके बाद उसका दोहरे मापदंड खत्म हो गए। अभी मैं बताऊंगा आपको कि दोहरा मापदंड क्या होता है। तीसरा, स्थगित भुगतानों का माप। मुद्रा के आने के बाद सबसे ज्यादा सहूलियत ये हो गई कि आप आज अगर कोई ट्रेड करते हैं तो ये जरूरी नहीं है कि उसका पेमेंट आप तुरंत करें, उसका पेमेंट आप बाद में भी कर सकते हैं। तो जो पेमेंट बाद में करे जाए, इन फ्यूचर के लिए टाल दिए जाएं, तो उसे बोलते हैं स्थगित भुगतानों का माप। ये सभी संभव हो पाया मुद्रा के आगमन के कारण। मुद्रा ने विनिमय के माध्यम के कार्य के साथ साथ ये 3 महत्वपूर्ण कार्य और किए। बचत करवाया, हर चीज़ की एक निश्चित कीमत तय करी, और फ्यूचर में पेमेंट करने के लिए आपको सहूलियत दे दिया। दोस्तों, फर्स्ट टॉपिक में ही हम आगे बात करते हैं वस्तु विनिमय प्रणाली के बारे में, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं बार्टर एक्सचेंज सिस्टम। अब ये होता क्या है? जिस समय मुद्रा का आगमन पृथ्वी पर, या फिर मैं कहूँ कि आज से 1500 साल पहले तक नहीं हुआ था, तो उससे पहले क्या लोग विनिमय नहीं करते थे? विनिमय होता था। विनिमय का माध्यम था वस्तु विनिमय। कैसे? अगर मेरे पास जूते हैं और मुझे गेहूं चाहिए, तो मैं क्या करूंगा? मैं ऐसे व्यक्ति को ढूंढूंगा जिसको जूते चाहिए हो और उसके पास गेहूं हो। अगर किसी व्यक्ति के पास गेहूं है और उसको जूते नहीं चाहिए, तो हमारा जो विनिमय है वो नहीं हो पाएगा। इसमें आवश्यकताओं का दोहरा संयोग था, यानी कि दोनों की जो जरूरतें थी वो पूरी होनी चाहिए थी। अगर किसी एक की जरूरत उसमें से पूरी नहीं होती है तो उसमें आप वस्तु विनिमय नहीं कर सकते थे। थोड़ा विकास हुआ, इस समस्या को भी सॉल्व किया गया। लोग अपने अपने सामान को लेकर के एक निश्चित स्थान पर एक निश्चित दिन पर बैठने लग गए। जिस व्यक्ति को जो चीज़ एक्सचेंज करनी थी वो व्यक्ति जाकर के बाजार में वो चीज़ एक्सचेंज करके आ जाता था। इस तरह से व्यक्ति को ढूंढना नहीं पड़ता था कि कौन से व्यक्ति के पास क्या सामान है और उसको क्या चीज़ चाहिए। लेकिन दोस्तों, दिक्कतें इसमें भी थी। इस चीज़ की बहुत सारी कमियां हैं, खामियां हैं। उस चीज़ की जल्दी से बात कर लेते हैं। तो आइए, दोस्तों, वस्तु विनिमय की ये 4 कठिनाइयां थी जिसके कारण आज हम वस्तु विनिमय प्रणाली को, यानी कि बार्टर एक्सचेंज सिस्टम का यूज नहीं करते हैं। वो थी आवश्यकताओं का दोहरा संयोग। जैसा कि मैं आप सभी को बता चुका हूं, यदि मेरे पास जूते हैं और सामने वाले के पास गेहूं है, मुझे गेहूं चाहिए बट सामने वाले को जूते नहीं चाहिए, यहां पर एक व्यक्ति की आवश्यकता पूरी नहीं हो रही है, तो आप वस्तु विनिमय नहीं कर सकते। दूसरी कमी जिस कारण आज हम वस्तु विनिमय प्रणाली को यूज नहीं करते वो है मूल्य की एक समान इकाई का भाव। अब आप समझो कि एक्सचेंज होता था, चलो जी मैं एक्सचेंज कर लेता हूं। मैंने आपको 1 किलो गेहूं दे दिया 1 किलो चांदी के बदले में। अब आप सोचो कि 1 किलो गेहूं दिया 1 किलो चांदी के बदले में, क्या दोनों एक समान हैं? जी सर, वेट में तो 1 किलो ही है, समान ही तो है, क्या फ़र्क है? बच्चे नहीं, मूल्य देखो आप। 1 किलो चांदी कहाँ लाखों में और 1 किलो गेहूं कहाँ रुपयों में। तो एक समान मूल्य की इकाई का भाव। चलो जी इसमें छोड़ो, आप मेहनत में ले लो। कोई ऐसी चीज़ जिसमें कारीगर ने ज़्यादा मेहनत करी है उसकी कीमत ज़्यादा होनी चाहिए। कोई ऐसी चीज़ जिसमें व्यक्ति ने मेहनत नहीं करी उसकी कीमत कम होनी चाहिए, बट आप आपस में दोनों को एक्सचेंज कर देते हो। तो क्या एक समान इकाई हुई? नहीं हुई। तो इसी अभाव के कारण वस्तु विनिमय प्रणाली का आज हम प्रयोग नहीं करते। तीसरा कारण, भविष्य के भुगतानों में कठिनाई।
अब आपके पास कोई करेंसी तो है नहीं जिसको आप बैंक में जाओगे संभाल के रख दोगे लॉकर में। अब आपके पास पड़े हैं अनाज। अनाज क्या करोगे आप? भविष्य में पेमेंट कैसे करोगे? ठीक है, मेरा घर रिपेयर कराना था, मैंने एक मजदूर को पकड़ा, मैंने कहा जी ठीक है आप मेरा घर रिपेयर करो। उसने कहा जी ठीक है सर 6 महीने में रिपेयर होगा, आप मुझे 10 बोरी अनाज दे देना। मैंने कहा ठीक है जी। जिस वक्त मैंने ये बात कही कि ठीक है मैं 10 बोरी अनाज दे दूंगा, उस वक्त मेरे पास 50 बोरी अनाज थे। 6 महीने का समय बीता, गांव में बहुत तगड़ी बाढ़ आई, अनाज हो गया खराब। दो अब कहां से दोगे? ठीक है, तो इस तरीके से भविष्य के भुगतानों में कठिनाई आती है, क्योंकि अनाज को आप लंबे समय तक संभाल के नहीं रख सकते, वो खराब हो जाते हैं। अनाज की जगह आप कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हो, क्योंकि हर प्राकृतिक चीज खराब होती ही है प्राकृतिक कारणों से। ठीक है दोस्तों, चौथा कारण मूल्य संचय या हस्तांतरण में कठिनाई। तीसरे पॉइंट से आप कनेक्ट करो। आप ट्रांसफर नहीं कर सकते ना आप स्टोर कर सकते हो। प्राकृतिक चीजें कब तक स्टोर करोगे? खराब हो जाएगी। या फिर ट्रांसफर करना हो, मान लो मैं जिस गांव में रहता हूं उस गांव में बाढ़ आने की संभावना है या फिर तेज बारिश होने की संभावना है, तो मैं अपना जो अनाज है वो किसी रिश्तेदार के घर ट्रांसफर करना चाहता हूं, उसका घर किसी और गांव में है। ट्रांसफर करने में भी दिक्कत है, जो उसकी लागत थी वो बढ़ गई, परेशानी बहुत ज़्यादा है। लेकिन इन चारों परेशानी को मुद्रा ने हल कर दिया। मुद्रा के आने के कारण आवश्यकता का दोहरा संयोग खत्म हो गया। कैसे जी? मेरे पास गेहूं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे पैसा दे दो और गेहूं लेके जाओ। ठीक है, मेरे पास पैसा है, अब बाजार में जाके जो चीज़ चाहूँ मैं खरीद सकता हूँ, क्योंकि सामने वाले बंदे के लिए भी एक निश्चित इकाई है, उसको पैसा चाहिए। उसके लिए अब पर्टिकुलर चीज़ तो है नहीं, क्योंकि पैसे से हर चीज़ बाजार में खरीदी जा सकती है। मुद्रा ने दोहरे संयोग का भाव मिटा ही दिया, खत्म ही कर दिया। दूसरा, मूल्य की एक समान इकाई। हर चीज़ की एक कीमत डिसाइड हो गई, हर व्यक्ति को एक कीमत देनी है, ठीक है जी दे दो और लेके जाओ। तीसरा, भविष्य के भुगतानों में कठिनाई। आप एम्प्लॉय को आज पेमेंट करो या किसी व्यक्ति को आप आज पेमेंट करो या फिर 10 साल बाद पेमेंट करो, आप कैसे भी कर सकते हो जी। बैंक में पैसा आपका है, सुरक्षित है, आप चाहो तो जैसे यूज़ करो, आपका पैसा है। चौथा, मूल्य संचय या हस्तांतरण में कठिनाई। आप ट्रांसफर तो नहीं कर सकते थे अनाज को या किसी भी प्राकृतिक चीज़ को, लेकिन यूपीआई पेमेंट आप करते हो, मनी ट्रांसफ़र आप करते हो, कर सकते हैं ना। तो ट्रांसफर में, हस्तांतरण में मुद्रा के आने के कारण सभी चीज़ें खत्म हो गई। यहाँ पर हमारा कंप्लीट होता है पहला टॉपिक। छोटा सा दूसरा टॉपिक है, जल्दी से कंप्लीट करते हैं। आइए, दोस्तों मुद्रा के रूप की बात करें यानी कि प्रकार की बात करें तो वैसे 2 प्रकार निकलते हैं, होते 4 हैं। कैसे? पहले में आदेश मुद्रा, न्यायिक मुद्रा, इंग्लिश में फ्लैट मनी, फिड्यूशरी मनी। पूर्णकाय मुद्रा, साख मुद्रा, फुल बॉडीड मनी और क्रेडिट मनी। होते क्या हैं? आदेश मुद्रा यानी कि फ्लैट मनी क्या होती है? वह मुद्रा जो सरकार के द्वारा जारी की जाती है। जब किसी भी देश की सरकार जब मुद्रा को जारी करती है तो उसे आदेश मुद्रा कहते हैं। किसी भी देश में नोट और सिक्के जब जारी किए जाते हैं तो उसे आदेश मुद्रा हम कहते हैं, जो कि हर व्यक्ति के लिए कानूनी तौर पर मानना या फिर समझना अनिवार्य होता है। आगे बात करते हैं हम न्यायिक मुद्रा की यानी कि फिड्यूशरी मनी की। वह मुद्रा जो विनिमय के माध्यम के रूप में स्वीकार की जाती है। न्यायिक मुद्रा, फिड्यूशरी मनी लेने वाले और देने वाले के विश्वास पर आधारित होती है। जैसे चेक एक न्यायिक मुद्रा है, ये कोई कंपल्सरी नहीं है कि आपको देना ही पड़ेगा। अब दो, आपकी इच्छा है, नहीं है तो मत दो, ठीक है जी, कैश पेमेंट कर देंगे हम। इस पार्ट को हम कवर कर चुके हैं। अब जल्दी से बात कर लेते हैं इस पार्ट की। पूर्ण कार्य मुद्रा यानी कि फुल बॉडीड मनी, यह सिक्कों के रूप में जारी की जाती है और ये देश की सरकार कब जारी करती है? जब सिक्कों का जो मौद्रिक मूल्य है वो उसके वस्तु के मूल्य के बराबर हो।
यानी कि जैसे हम थोड़ा पीछे चलते हैं और हम बात करते हैं, अंग्रेजों के टाइम की बात कर लेते हैं। उस टाइम पे 1 रुपये के चांदी के सिक्के जारी हुआ करते थे। अब 1 रुपये के चांदी के सिक्के में उतनी ही चांदी थी जिसकी कीमत 1 रुपये थी। यानी कि जो उसका वस्तु का मूल्य है वो भी 1 रुपये, जो वस्तु उसमें चांदी लगी हुई है वो भी 1 रुपये, और जो सिक्के की कीमत है वो भी 1 रुपये। तो ये दोनों एक दूसरे के बराबर हुआ करती थी, जिसे हम कहते हैं पूर्ण कार्य मुद्रा। और ये मुद्रा जब भी जारी होती थी जब वस्तु का मूल्य और उसका मौद्रिक मूल्य बराबर हो। साख मुद्रा यानी कि क्रेडिट मनी। इस मुद्रा में वस्तु का जो मौद्रिक मूल्य है वह वस्तु के मूल्य से ज़्यादा होता है। वो कैसे, आप समझें। जैसे हम अकबर के समय में चलते हैं, वहाँ पर सोने के सिक्के जारी होते थे, सोने के सिक्कों के द्वारा विनिमय किया जाता था। अब कैसे, एक सोने का सिक्का अगर 10 ग्राम का है, आज की कीमत के अनुसार ले लेते हैं, तो उसकी कीमत लगभग 30 से 35 हज़ार रुपये हो गई। अब ये तो वस्तु का मूल्य था जो कि 30 से 35 हज़ार रुपये था। अब उसका मौद्रिक मूल्य मान लीजिए उसको हम 1000 में एक्सचेंज कर रहे हैं, तो कहाँ वस्तु का मूल्य 30 से 35 हज़ार है और कहाँ उसका मौद्रिक मूल्य 1000 रुपये है। तो मौद्रिक मूल्य काफ़ी कम है। लेकिन साख मुद्रा का मतलब होता है इसका मौद्रिक मूल्य अधिक होता है, और जो वस्तु का मूल्य है यानी कि उस सिक्के को बनाने में जो वस्तु का यूज़ हुआ है उसका वैल्यू कम होगा उस सिक्के की वैल्यू से। कैसे, जैसे 1 रुपये का सिक्का है जो गिल्ड के खनिज के द्वारा सरकार बनाती है भारत में, उसकी जो लागत आती है वो मौद्रिक मूल्य से कम है। अगर वो खनिज महंगा हो, जैसे कि मैंने अभी आपको सोने का एग्जांपल दिया, अगर सोना महंगा हो जिसकी वैल्यू मार्केट में ज़्यादा है तो लोग उसको पिघला करके बेचना शुरू कर देंगे, क्योंकि मौद्रिक मूल्य उसका कम है, वस्तु का मूल्य ज़्यादा है। लोग पिघलाएंगे, सोने को मेल्ट करेंगे, बेचेंगे, दबा के नोट छापेंगे। तो दोस्तों इसीलिए सरकार साख मुद्रा में मौद्रिक मूल्य ज़्यादा रखती है वस्तु के मूल्य से। एक फॉर्मूला भी आपको मैं लिखवा देता हूँ ताकि आप इन दोनों में डिफरेंस समझ पाओ। तो देखते हैं। अब देखो जी, आप इसको याद कैसे करोगे। MB बोले तो मनी वैल्यू मौद्रिक मूल्य, CB बोले तो कमोडिटी वैल्यू यानी कि वस्तु का मूल्य। पूर्णकाय मुद्रा में मौद्रिक मूल्य और वस्तु का मूल्य बराबर होगा तो उसे पूर्णकाय मुद्रा कहते हैं। साख मुद्रा में मौद्रिक मूल्य ज़्यादा होगा वस्तु के मूल्य से। मैंने अभी आपको बहुत सारे एग्जाम्पल दिए। दोस्तों यहाँ पर मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी इन दोनों टॉपिक को समझ चुके होंगे अच्छे से। अगर आपको अभी भी किसी भी प्रकार की शंका है तो कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट करें, और यदि आपको मेरी मेहनत अच्छी लगी है, वीडियो पसंद आया तो लाइक करना ना भूलें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी हिट कर लें। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो लोग भी सीख पाएं। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, सीखते रहिए।